Starting from Rohit, Yes, sir. Rajneesh, जी सर। Prakash, Yes, Nitesh, sir. यस सर। Jitinder, यस सर। and Jamlesh. So I think इतने Yes, स्टूडेंट sir. हो तुम लोग क्लास में हो, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जस्ट 1 मिनट। Yes, sir. And यस last सर, one. प्रेजेंट हो रही है। Okay, thank you. सुधांशु? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो आपके फील्ड में अभी कम है। प्रैक्टिकल व्यू से भी अगर देखा जाए तो बेसिक गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। इट मींस बेसिक गाइडलाइंस, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी जो है हम अप्लाई करेंगे, उससे में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी। क्यों, देखो सबसे पहली बात है, अगर आप किसी पेशेंट को ट्रीट करोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडलिटी लगेगी कैसे, उसका क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ उसमें नहीं करनी है और क्या करनी है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक गाइडलाइन जो है वो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको सुनना। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए कहीं भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो वो स्टार्ट करते हैं बेसिक गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। सब स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, thank you. So the following should be considered before applying any electrotherapeutic modality to the patient. सबसे पहला मीनिंग यही है कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स जो अब आने वाले जो हम डिस्कस करेंगे वो कंसीडर करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिफोर अप्लाइंग ए मशीन टू द पेशेंट। मतलब किसी भी पेशेंट को आप कोई भी पेशेंट है उसको मशीन लगाने से पहले, मॉडलिटी लगाने से पहले आपको ये पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वही लाइन है, द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर बिफोर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मॉडलिटीज टू द पेशेंट। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम देखेंगे आगे। वेदर द इंटेंडेड इफेक्ट कैन बी अचीव बाय दिस ट्रीटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखना, आपको ये इंटेंडेड का मीनिंग यहाँ पे ये चीज है, जो चीज आपको चाहिए क्या वो आपको मिल रही है उस ट्रीटमेंट से। इसका कहने का मतलब जिस चीज के लिए आपके इंटेंशंस हैं, मान लो आपको मसल स्पाज्म कम करना है, ठीक है, मसल स्पाज्म कम करने के लिए आपने जो मशीन सेलेक्ट की है क्या वो उसका रिजल्ट दे पाएगी। मान लो आपको मैंने बोल रहा हूं कि आपको मसल स्पाज्म कम करना है, तो मसल स्पाज्म जो है काफी टाइम से है, उसका मास एक जगह इकट्ठा हो रहा है, आपको उसको कम करना है, क्या आप उसको बर्फ लगा के ठीक कर पाओगे, या उसको ड्राई हीट देनी पड़ेगी, या फिर उसको हीट देनी पड़ेगी, या आइस देना पड़ेगा वहां पे। उसको मान लो 3-4 महीने हो गए, मसल मास वहां पे इकट्ठा है, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? आइस यूज आइस या हीट? हीट सर। हीट करें। वही चीज यही बता रहा है कि आप जो मशीन यूज करने जा रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये वो इफेक्ट दे पाएगी नहीं। मान लो आपको देनी थी वहां पे गर्म, आप ठंडा दे रहे हो, तो क्या वो कोई रिजल्ट मिलेगा? कुछ मिलने वाला वहां पे? नो सर। तो वही No, चीज यही चीज इसमें कंसीडर आपको ध्यान रखना है कि जो आप मशीन यूज करने वाले हो उसके बारे में आपको पूरे ट्रीटमेंट पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे ये इफेक्ट दे पाएगी, मैं पेशेंट को ये चीज जो बता रहा हूँ वो ठीक कर पाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट यही था। ठीक है, मैं फिर से स्लाइड को रिपीट कर देता हूं। द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर बिफोर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मॉड्यूलिटी टू द पेशेंट। मतलब जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जो पॉइंट्स हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं वो कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर, मतलब इलेक्ट्रो कोई भी मशीन लगाने से पहले पेशेंट पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, वेदर द इंटेंडेड इफेक्ट कैन बी अचीव बाय दिस ट्रीटमेंट। मतलब जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हो, जो चीज इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहे, क्या वो इस ट्रीटमेंट से अचीव हो पाएगा? जो आप मशीन यूज कर रहे हो वो इतना इफेक्ट दे पाएगी? वो तभी दे पाएगी जब आपको दोनों चीजों का नॉलेज होगा। एक, उसकी कंडीशन क्या है, मसल स्पाज्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, ये चीज पता होगी। दूसरी ओर मशीन का आपको पता होना चाहिए कि मशीन क्या करने वाली है। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, इट शुड बी रिमेंबर दैट इन सर्टेन सिचुएशन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज अचीव्ड इमीडिएटली। मींस ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होते हैं जिसमें हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारा इफेक्ट है ट्रीटमेंट का वो इमीडिएटली हमें मिल जाता है, मतलब इमीडिएटली हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन सर्टेन सिचुएशन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज अचीव्ड इमीडिएटली। यही कह रहा है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। एग्जाम्पल,
पेन रिलीफ आफ्टर अप्लाइंग ऑफ हीट, आइस एंड टेंस। ठीक है, आप पेन कम कर सकते हो, पेन कम हो जाता है जब आप उस पर हीट दोगे, आइस दोगे या टेंस दोगे। तो अब एक आपसे क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, किसी का कोई बर्डन नहीं है, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई इशू नहीं है। कौन सी कंडीशन होगी जिसपे हम हीट देंगे तो वो ठीक हो जी, कौन सी, आइस और टेंस? आइस और हीट की बात करो, टेंस थोड़ा अलग है, वो टॉपिक पढ़ेंगे हम। आइस और हीट कौन कौन सी कंडीशन में दे सकते जिससे दर्द कम हो जाएगा? सर आइस हम लोग सर इंस्टेंट जो चोट लगता है उसमें हम लोग दे सकते हैं रही ठीक है, जो आइस लॉन्ग जो, पीरियड में आ रही है। ग्रेट, ठीक है। और नेक्स्ट, और कोई स्टूडेंट हीट कब देना चाहेंगे बेटा? कब हीट कम है, कब देनी चाहिए जैसे हमें तुरंत रिलीफ मिल जाए? सर जब रजनी से एक मिनट एक अब स्टॉप करना। कोई और स्टूडेंट बेटा अपने घर में देखा है किसी को, मतलब पाँव में दर्द है उसको गर्म पानी का सेक कर ले, मतलब मान लो किसी का शरीर जकड़ा होता है, मान लो किसी को स्क्रीन में जकड़न आ रही है, मतलब पाँव के अंदर मोच आ जाने पर, मोच आ जाने पे, ठीक है। और कोई उसमें क्या नमक में और पानी डाल के आप वो नमक में पानी डालते हो, गर्म करके वो लगाते हो, ठीक है, आई थिंक यही है। और कोई स्टूडेंट? सूजन आने पर सर। सूजन होने पे, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? सृष्टि, वर्षा, हाँ बोलो बेटा। सर सूजन आने पर नमक, अजवाइन और बजरी का छिड़काव कर सकते हैं क्या? बेटा ये मेडिकल टर्म से क्लियर नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है उसमें। जैसे कल ये मेडिकल से अगर कोई, जैसे जो हमारे, अगर मैं अपने फील्ड के हिसाब से हम बोलेंगे ना तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं। बट अगर ट्रेडिशनल मेथड देखा जाए तो पुराने लोगों ने यूज किया है तो वो इफेक्टिव है, उनके हिसाब से तो ये सही है। अब यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं ये करने के लिए क्या क्या बताते हैं बेटा सूजन में? कि नमक, अजवाइन और बजरी का गर्म करके छिड़काव करने से। बेटा गर्म पानी, नमक मैंने सुना है, बट अजवाइन तो मैंने अभी नहीं सुना। आई थिंक मैं किसी से पूछूंगा अगर फिजियोथेरेपिस्ट को ऐसे रिकमेंड करता है। मैंने अजवाइन का नहीं सुना बेटा। सर मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ है तो जी जी, वो डॉक्टर बताते हैं। अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है वो? हाँ ओके ओके ठीक है, ओके बताता है, ठीक है मैं पूछूंगा, मेरे को इसके आइडिया नहीं था। ओके थैंक यू। अच्छा उसके बाद वर्षा, सर क्या पूछा आपने? मैंने क्वेश्चन ये था कि हीट कौन सी कंडीशन में अप्लाई करना चाहिए जिसमें तुरंत रिलीफ मिल जाए हमें, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, क्या हो सकता है कॉमन जैसे कंडीशन? सूजन आपत्ति हो, क्या हो? सूजन आई हुई हो। सूजन आई हो, ठीक है बेटा। ये जो आपने सब चीजें बताई ठीक है, ये भी बेटर है, लेकिन एक वन बेसिक कंडीशन एक ये है कि आप जब भी किसी को जकड़न फील हो रही हो ना, इसको ऐसा लग रहा हो कि मेरा शरीर टाइट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसका वो टाइट हो रहा है, ठीक है, मसल गठा हो रहा है या कोई मसल मास, उस टाइम पे आप जब आप ये अप्लाई करोगे ना हीट, बहुत अच्छा उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको किसी को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है मीन्स उसके मान लो हैमस्ट्रिंग मसल्स जो टाइट हो गए, आपको उसको स्ट्रेच करना है, पहले उसको हीट दो फिर उसके बाद से जो बहुत अच्छा तुरंत रिलीफ मिलेगा। जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट ओके ओके थैंक यू। सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? ओके ठीक है, नो सो सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर एज इन अदर केसेस द इफेक्टिवनेस टेंस क्या है? टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। टेंस एक मोडिलिटी है, फिजियोथेरेपी मोडिलिटी है जो यूज की जाती है पेन को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली ये क्या करती है, हमारे जितने भी पेन रिसेप्टर्स है ना जो पेन को इनिशिएट करते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, तो इसी वजह से क्या होता है पेन जो है आगे जाता ही नहीं है, ठीक है। ये भी एक मोटिलिटी है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बेसिकली अभी तक आप उसको याद रखना है तो आप ये रख सकते हो, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एक ऐसी मोडिलिटी है, जैसे हम दवाइयों में पेन किलर लेते हैं ना, ऐसे आप टेंस को फिजियोथेरेपी में एक पेन किलर, एज ए पेन किलर आप यूज बोल सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, पेन में सबसे इफेक्टिव है। ओके नेक्स्ट है वेयर एज इन अदर केसेस द इफेक्टिवनेस कम्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मोड। अब ये चीज एक और चीज इनने लिख दी कि बहुत से केसेस आते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो ट्रीटमेंट, जो हमें जो आराम मिलता है उसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। मतलब वेयर एज इन अदर केसेस द इफेक्टिवनेस कम्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलिटीज, मतलब हमें इसमें रिजल्ट मिलता है काफी लंबे अरसे बाद। क्यों?
ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है बेटा कि ये है कि कुछ मशीनें ऐसे हैं, कुछ केसेस आते हैं जिसमें हमें ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस तो मिलता है, मतलब जो हम ट्रीटमेंट इलाज करते हैं वो तो होता है, बट टाइम ले लेता है। क्यों? तो मुझे पहले से बहुत दिनों से होती है इसलिए। ग्रेट, ठीक है। मतलब मान लो उनको काफी क्रोनिक पेन है, वो एक दिन में तो ठीक होगा नहीं। मान लो किसी को, आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं, अगर किसी को मान लो sciatica पेन है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो एक दिन में ठीक करना आसान हो पाएगा क्या? एक दिन में टाइम लेगा वो चीज, ठीक है। तो उसमें जो, यही कहने का मतलब यही है कि वेयर एज इन केस इन अदर केसेस द इफेक्टिवनेस कम्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एप्लीकेशन, वाला के जो ट्रीटमेंट जो आपको इफेक्टिव मिलता है, इफेक्ट कम होता है काफी लंबे अरसे के बाद मिलता है मॉडलिटीज के साथ। ये दोनों तरह से होता है, ठीक है। तो हमें इसमें दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज इमीडिएटली ठीक हो जाएगी, कौन सी नहीं होगी, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन होगा बेटा बीच में पूछते रहना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मतलब कोई ऐसा आपको क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा हो तो, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मस्ट बी कंसीडर, ठीक है। अब ये बात कह रही है कि जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं हमें साथ में ध्यान रखना पड़ेगा उनका, ठीक है। जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट के लिए, हमें, हमारे लिए। अगर आप पेशेंट ट्रीट कर रहे हो तो पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज से, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं हम। वो अलग बात है हम कौन सी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इंटरेक्ट डायरेक्ट कैसे, बट हमें सबसे पहले उसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही पॉइंट है कि सेफ्टी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मस्ट बी कंसीडर, ठीक है। तो सेफ्टी फैक्टर में कंसीडर करना चाहिए। नंबर 1 क्या है? द थेरेपिस्ट शुड बी एबल टू टेक ए क्लिनिकल डिसीजन ऑन सिलेक्शन ऑफ द मॉडलिटी, ठीक है। जो थेरेपिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मान लो आप, मैं एग्जांपल आपकी ही रख लेता हूं कि आपको कोई पेशेंट ट्रीटमेंट करना है, आपको क्लिनिकल डिसीजन उसके ऊपर लेना पड़ेगा कि कौन सी मॉडलिटी आप यूज करोगे। सेकंड लाइन यही है, विद सपोर्टिव एविडेंस बिहाइंड। सपोर्टिव एविडेंस मतलब आपके पीछे एक अच्छा, एक रीजन होना चाहिए उसके पीछे, आपको उसके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई केस ठीक किया होना चाहिए, या फिर आपके पीछे कोई थ्योरी आपको पड़ी होनी चाहिए कि हाँ ये इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो ये ठीक हुआ। तो वो चीज आपको उसके पीछे में पता होना चाहिए, तभी आप एक क्लिनिकल डिसीजन बना सकते हो, एक मॉडलिटी चूज कर सकते हो किसी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो यही लाइन है कि थेरेपिस्ट शुड एबल बी able to take a clinical decision on the selection of modality with the supporting evidence, ठीक है, behind, ठीक है। आपको ये चीज यहां याद नहीं है, आप जो मॉडलिटी यूज करने जा रहे हो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, पूरा एविडेंस होना चाहिए कि इससे इसको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज आप मान लो मैंने आप एक एग्जांपल से अभी शायद आपको अंडरस्टैंड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे टेंस हो गया ना, एक होती है हमारी टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ऐसे आईएफटी होती है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ठीक है। दोनों मशीनों में फर्क क्या है और दोनों पेशेंटों में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना बेटा, फिर आपको मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा इसमें। जो टेंस है ना, वो हमारी बेसिकली हम यूज करते हैं रेडिएटिंग पेन के लिए। रेडिएटिंग मींस जो पाँव, जो पेन है आपका वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को शियाटिका हो रहा है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, लंबर रीजन में, तो वहां से जो वो पेन जो है वो उसका पूरे नीचे टांग तक जाता हो, ठीक है। जो वहां से लेके कहां तक जा रहा हो, पूछे नीचे फुट तक जा रहा हो, ठीक है, दैट इज द रेडिएटिंग पेन, ठीक है। उसमें आपको मैं ये बोल रहा हूं कि उस कंडीशन में जो टेंस है हमारा बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। नर्व कंप्रेशन में टेंस जो है पेन किलर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, एज कंपेयर टू आईएफटी। अब दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि आईएफटी हम यूज करते हैं एक लोकलाइज्ड एरिया के लिए। लोकलाइज्ड एरिया के लिए मतलब पेन हो रहा है एक बंदे को किसी पर्टिकुलर साइट पे हो रहा है, ठीक है, मतलब वो पेन उसी जगह पे है ना, रेडिएट नहीं कर रहा। रेडिएटिव मींस वो कहीं आगे जा नहीं रहा, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या आईएफटी यूज कर रहे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए, शियाटिका का पेशेंट आ जाए, तो आप क्या मॉडलिटी यूज करोगे, कौन सी मॉडलिटी यहां पे यूज करोगे? अगर आप मेरा आंसर समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो आई थिंक आंसर आपका बहुत इजी होगा। कोई भी स्टूडेंट? सर टेंस ही लगाएंगे साइटिका के लिए। टेंस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? बेसिकली फंडामेंटल क्या मतलब, क्योंकि वो रेडिएटिंग पेन में हेल्प करता है, वो पेन उसका रेडिएट हो रहा है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट बेटा जिसको ये चीज समझ ना आई हो जो मैं बोल रहा हूं?
प्रकाश, यस सर। बेटा समझ आया मैंने क्या बोला अभी? सर रिपीट करना। मैं देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो लाइन थी जो मैंने पढ़ाई थी कि एक एविडेंस होना चाहिए आपके पीछे, एक सपोर्ट। जब भी आप कोई मोडिलिटी पेशेंट को लगाने जाओगे ना, कभी जब भी कोई आप क्लिनिकल डिसीजन लोगे ना, तो उस मोडिलिटीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये मोडिलिटी किस पेन में काम करती है। ठीक है, मतलब इससे क्या दर्द ठीक होगा। मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो टेंस मैंने ये बताया कि रेडिएटिंग पेन में काम करती है। रेडिएटिंग पेन मीन्स अगर आपको शियाटिका हो रखा है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो टेंस है वो रेडिएटिंग पेन में अच्छा काम करती है। मतलब जो रेडिएटिंग मीन्स जो कमर से लेके आपके पांव तक जा रहा है, ठीक है, उसमें टेंस अच्छा काम करती है। एक मशीन ये होगी। दूसरी मैंने आईएफटी बोली आपको, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ठीक है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली वो लोकलाइज्ड पेन के लिए अच्छा काम करती है। उसकी जो बीट फ्रिक्वेंसी बनती है ना, वो सेंटर में बनती है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आपको बेटा ये पेन दिख रहे हैं, दो, एक की और पेन दिख रहा है दोनों? यस सर। आप ये इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी आपको आईएफटी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जो आईएफटी है ना, जब हम वो लगाते हैं तो उसकी जो बीट फ्रिक्वेंसी बनती है, जो मान लो ट्रीटमेंट जो जिससे हमें करना है जो करंट, वो इसके सेंटर में बनती है, लाइक दिस, इन दोनों के बीच में। इन दोनों का सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? यही होगा। सर। ठीक है, यहाँ पे बनेगी बीट फ्रिक्वेंसी, और ये यूज होता है बेसिकली लोकलाइज्ड पेन के लिए। मान लो किसी एक पर्टिकुलर पेन जगह पे पेन है, एक एग्जांपल मैं अपने हाथ की दे देता हूं। मान लो आपको ये आपका जो हथेली है, जस्ट लाइक दिस, इसके सेंटर में पेन हो रहा है। ठीक है, ये लोकलाइज्ड पेन है, यहाँ पे नहीं, बेसिकली कहीं भी हो सकता है बॉडी के पार्ट में मान लो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए आप लगा यहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज के लिए मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो आईएफटी है वो जो है एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत अच्छा काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो सेंटर में बनती है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी अप्लाई करूंगा तो ये एरिया सेंटर में आ जाएगा इसके। यस सर। बेटा ये एरिया सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अगर यही चीज मैं बोलूं आपको कि मैं टेंस लगा दूंगा, यहाँ पे टेंस लगा दूंगा, अब यहाँ पे जो एरिया है एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट मशीन रहेगी वो रहेगी आईएफटी, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर पार्ट, मतलब एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए अच्छा काम कर रही है। ठीक है, एक लोकलाइज्ड पेन के लिए अच्छा काम कर रही है, तो हम टेंस क्यों लेंगे? टेंस जगह अगर मैं बात करूं तो टेंस में बता रहा हूं कि ये जो इस पॉइंट पे कहीं एक जगह पे पेन नहीं हो रहा, मान लो वो पूरे ये यहां तक, ये पूरा पेन जो है, मान लो एक टांग है, यहां से लेके यहां तक वो जो पेन है उसको हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम टेंस लगाएंगे, वो रेडिएटिंग पेन के लिए अच्छा यूज होती है। तो इसी यही चीज है कि अगर जब आप कोई भी मशीन लोगे तो वो आप डिसाइड तभी करोगे जब आपको क्लिनिकल डिसीजन लेना आएगा, जब आपको पता होगा कि इसका इफेक्ट, जो ये मशीन है, कौन से पेन में ज्यादा इफेक्टिव होगी। मतलब एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए आपके पास। मतलब जितनी भी चीजें पढ़ोगे ना आप, आपके पास सब अभी एविडेंस आए। जब मशीनों के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबके चीजें पूरा थ्योरी होगी, उसमें सब आएगा जब मशीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। और बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन? देखो, अगर मान लो आपने एप्रोप्रिएट मशीन नहीं सिलेक्ट की, मान लो वो दूसरी जो आई आपने आईएफटी ली वो काम करेगी, मान लो वो 15 दिन लगा ले, 20 दिन लगा ले, वो काम करेगी। इतनी देर में आपका पेशेंट भी इरिटेट हो जाएगा। पेशेंट भी इरिटेट हो जाता है क्योंकि पेशेंट को भी तो रिजल्ट चाहिए ना। ठीक है, तो अगर आप अच्छी चीज सिलेक्ट करोगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपका काम, आप फ्यूचर में आप आगे और भी बढ़ोगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आपने जो मशीन लेनी है वो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, so that the no undesirable effect is produced and the best desired result is achieved। तो यही कहने का मतलब उसका ये है, ताकि हमें जो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए वो वहां पे प्रोड्यूस ना हो, और जो बेस्ट रिजल्ट चाहिए वो हमें उससे मिल जाए। दैट इज द मेन जो पॉइंट था बताने का, यही था। ठीक है, जो चीज यूज में, जो चीज हमें वहां पे यूज करने वाली है वही मशीन करनी है, ना कि अदर, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। ओके, यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट अब चलते हैं। एज ईच मोडिलिटी हैज इट्स पोटेंशियल डेंजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक मोडिलिटी का अपना अलग अलग इफेक्ट है। ठीक है, उसका इफेक्ट भी अलग है, डेंजर्स भी अलग है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन भी अलग होंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बताया था ऐसी कंडीशन जहां पे हम यूज
नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक में याद रखना, बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑलमोस्ट सबके सिमिलर रहते हैं, बट दो या तीन कंडीशन ऐसी आती हैं जहां पे हम नहीं अप्लाई कर सकते, जो दूसरों से अलग होंगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हर एक मॉडलिटी का अपना पोटेंशियल है, अपना उसका डेंजर है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। नो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विदाउट अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दिस फैक्टर। कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं देना है जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज न हो। ठीक है, आपको अगर कोई बता रहा है, मान लो अब आप डॉक्टर बन रहे हो, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे दे बड़ा बंदा कि जाओ उसको आप ये लगा दो, ठीक है बेटा लगाओ, मैं नहीं कह रहा कि नहीं लगाओ, लगाओ जाके, लेकिन पहले उसके बारे में खुद भी पढ़ो। ठीक है, खुद पढ़ोगे तो वो चीज क्लियर कट आपके माइंड में भी रहेगी। ठीक है, तो फिर जाके आप अप्लाई करो। ठीक है, हो सकता है उसने तो सही बताया वो सामने वाले में, मतलब कोई बाई मिस्टेक कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपने प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट आप नहीं दो जब तक आपको, अगर आपको उसको अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, सो नो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन विदाउट अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दिस फैक्टर। कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है अगर आपको इसके बना अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है तो। एंड एडिक्वेट प्रिकॉशन शुड बी एक्सरसाइज टू कीप द डेंजर अवे। और जितना हो सके प्रॉपर हमें प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि जितने भी डेंजर्स हैं हम उनको दूर रख सकें। ओके, whether the method of treatment selected is best based on the appropriate clinical decision economically in term patient therapist और cost। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना कि जो आपने ट्रीटमेंट जो आप अप्लाई करने जा रहे हो क्या वो बेस्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। आप डॉक्टर हो तो ये आपको सोचना है। ठीक है, कि ट्रीटमेंट बेस्ट है, अप्रोप्रिएट क्लिनिकल रीजनिंग पे डिपेंड है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकली भी पेशेंट के लिए ठीक है कि नहीं। ठीक है, मान लो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपने एक लोकेलिटी में, आप सबकी बात कर रहा हो, आपने एक लोकेलिटी में 3-4 स्टूडेंट हो, आप 3-4 ने एक ही जगह खोल लिया। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल मान लेता हूं, यहाँ पे जितेंद्र है, जितेंद्र, रजनीश, रोहित, सृष्टि, जो मतलब 3-4 बंदे हो, आपने क्लिनिक 1 किलोमीटर की या आधा किलोमीटर की दूरी पे चारों ने क्लिनिक खोल लिया भाई। ठीक है, अब क्या होगा, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो पेशेंट किसके पास जाएगा? अगर आपने अपना रेट फिक्स नहीं किया, याद रखना, अगर आपने रेट फिक्स नहीं हुआ, मान लो एक का 150 है, एक का 200 है, एक का 100 है, तो पेशेंट पहले किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा पेशेंट पहले? जिसके पैसे फीस कम। ये देखो, हम ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं ना कि यार उसका ट्रीटमेंट तो अच्छा है लेकिन उसकी फीस ज्यादा है। लोगों के ये क्या है कि साइकोलॉजिकल थोड़ा सा, जिसको हम भी बहुत भला के हमारा ट्रीटमेंट, मान लो मैंने 200 वाले को, उसका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया था, ठीक है, 200 वाले का ट्रीटमेंट, लेकिन पेशेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखनी पड़ती है। क्या पता वो पेशेंट वो अफोर्ड ना कर पा रहा हो, तो फिर वो सिंपल सी बात है, वो 100 वाले के पास जाएगा, चाहे उसको वहां पे 15 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे या उसको 30 दिन लगे। हालांकि अगर वो अच्छे 200 वाले के पास जाता तो होता 7 दिन में ठीक होता, बट उसके पास इतना वो एक साथ पैसे नहीं जुगाड़ कर पा रहा था, तो इसलिए इकोनॉमिकली भी पैकेज देखना पड़ता है। ठीक है, ये सब फैक्टर आपको कंसीडर करोगे, पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन देखोगे, उसके बैकग्राउंड देखोगे, तभी आप ये चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी हमेशा एक फैक्टर है कि पेशेंट को कन्विंस करना है तो आपकी सब चीजें, उसकी सब नीड्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम्स हैं। साइकोलॉजी कैसे चेंज की जा सकती है? साइकोलॉजिकल सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जब आपके पास पेशेंट आएगा ना, साइकोलॉजिकल आपको अपने बारे में उसको बताना पड़ेगा, आपने क्या क्या आज तक कर दिया, आपने आज तक उसको एग्जांपल आपके सामने रखने पड़ेंगी कि आपने कितने पेशेंट ठीक कर लिए। आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और हो सके तो रिकॉर्डिंग भी पेशेंट्स की होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है साइकोलॉजिकल चेंज करने के लिए। अगर आपको एविडेंस मांगेगा, आप उसको वीडियो दिखाओ कि सर ये मेरा पेशेंट था, इसको मैंने इतने दिन में ठीक किया था, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने क्या क्या किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। लेकिन सर आजकल के पेशेंट बताने पर नहीं मानते हैं, मैं वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, वही चीज तो आपको बोल रहा हूँ कि आपको उसको पूरा एविडेंस देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, आपने ये चीज ठीक की है, आपने मेरे पास ये प्रूफ है कि ये जो पेशेंट है मैंने ठीक किया था, इतने दिन में ठीक किया था, इसको ये कंडीशन थी। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर उनकी गलती हो सकती है, फिर उसके एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, फिर वो दूसरे के पास जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको एविडेंस है, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन किया आपने प्रॉपर, आपके पास सब कुछ है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि 99% पेशेंट कहीं जाने वाला है।
लेकिन सर इतना टाइम किसके पास है? पेशेंट के पास इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि वो रिकॉर्डेड सब देखे। बेटा ये पेशेंट, उन पेशेंटों की बात कर रहा हूँ, हर कोई नहीं आएगा आपके पास ऐसा। मतलब 100 में से 2 पेशेंट ऐसे होंगे जो हर जगह जाके आया हो, मतलब 2-3 जगह और जाके आया हो, उसको कोई ट्रीटमेंट का कुछ इफेक्टिव उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब आपके पास आएगा तो आपको तो उसको कुछ इफेक्टिव दिखाना पड़ेगा ना। मान लो 2 और जगह जाके आया, उसको वहां कुछ नहीं मिला, कोई एविडेंस कोई कुछ नहीं था, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर वो आपके पास ऐसे ऐसे 100% पेशेंट नहीं होते, मतलब 2% 3% पेशेंट ऐसे होते हैं। सर वो हमारे पास आएगा तो उसको पहले दिन ही आराम मिलेगा तो अपने पास ही आएगा ना, दूसरी जगह कहाँ जाएगा? हाँ, पहले दिन से अगर मान लो उसके पास पेशेंट गया, अगर आपने ट्रीटमेंट क्लिनिकल डिसीजन अच्छा किया, ठीक है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग अच्छा था आपका, आपने उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से दिया, आपने उसको अच्छे से समझाया कि ये चीज हो सकती है, इससे ये प्रॉब्लम है, आपको ये है, इतना टाइम लगा, एक क्लिनिकल काउंसलिंग करोगे, वो भी बेटर है, वो भी एक अच्छा साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब अच्छा एक आपके इफेक्ट डालेगी उसको साइकोलॉजी प्रोसेस पे। बट क्वेश्चन ये है कि कुछ पेशेंट होते हैं इरिटेटेड, मान लो जो मतलब 3-4 जगह जाके आए, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उन केसेस में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, और तो क्या है सर? हाँ, बात तो बेटा मान लो बात वो कर रहे हैं, मतलब मान लो आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट 4-5 दिन से, मतलब 3-4 बार आपके पास आ गया, कोई रिलीफ नहीं मिला, वो 5वें दिन किसी और के पास जरूर जाएगा, भले वो वापस आपके पास आए, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, आप उसको आप दे रहे थे, बट वो किसी और के पास जरूर जाएगा, एक बार आएगा, क्या पता वहां पे उसको जल्दी मिल जाए। बट फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम लगता है, ये चीज आप लोग भी जानते हो। यस सर। कभी भी किसी, एक चीज याद रखना, कभी भी किसी पेशेंट को टाइम मत दे देना कि सर आप इतने दिन में एग्जैक्ट ठीक हो जाओगे, ऐसा मत करना, बोलना सर आपकी उसकी बीमारी पता हो तो उसको दे सकते हैं कि टाइम? नहीं दे सकते बेटा, स्टैटिक कंडीशन, मान लो मसल स्पाज्म है या ट्रिगर है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो आप उसमें टाइम दे सकते हो, मान लो मिनिमम 1 वीक या 1, अगर ऐसे मान लो मसल स्पाज है, टाइट ना, कोई माइनर कंडीशन है तो ठीक है। बट अदरवाइज कोई पीआईबीडी का पेशेंट है, कोई उसके अलावा कोई मान लो पीआईबीडी का सियाटिका है, अगर उसको आपने ये बोल दिया कि मैं 7 दिन में ठीक कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बोले आपको बोलो कि सर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर है, बट ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा, एक फिक्स टाइम मत दो किसी को। ओके ठीक है, नेक्स्ट बेटा चले आगे, या कोई और किसी का कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओके थैंक यू। चलो Okay. So periodical examination and assessment should be done for the selection and application of the, these modalities. या जो एग्जामिनेशन है वो भी करना पड़ेगा, असेसमेंट भी आपको डन करना, क्लिनिकल एग्जाम, पेरियोडिकल एग्जामिनेशन मतलब देखना पड़ेगा आपको क्या क्या कंडीशन है, वो सब चीजें आपको उसमें करने, असेसमेंट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको मोडिलिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे मोडिलिटीज कौन सी, ठीक है। मान लो एग्जामिनेशन में टेंडन है किसी को, टेंडननेस मींस अगर किसी को एक जगह दबाने पे आपको दर्द हो रही है, ठीक है, ये मतलब एक पॉइंट है, यहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको जब प्रेस करोगे तो वहां पे उसको पेन स्टार्ट होगा, हम उसको टेंडननेस भी बोलते हैं, ठीक है, टेंडननेस भी बोला जाता है उसको। तो उस चीज के लिए अगर आप उसको यूएस लगाओगे, मीन्स अल्ट्रासाउंड लगाओगे, एक मोडिलिटी है वो इफेक्टिव है, वो ज्यादा इफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू आप मान लो टेंस या यूएफटी कोई आईएफटी वगैरह लगाने से इतना नहीं होगी, जस्ट लाइक यूएस। तो यही चीज बोल रहा है कि आपको असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको सिलेक्शन जो है मोडिलिटीज का करना है। सम ऑफ द बेसिक गाइडलाइंस व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड, द फ्रेमवर्क फॉर साउंड क्लिनिकल प्रैक्टिस आर गिवन ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। कुछ जो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो क्लिनिक के, कुछ आप उनमें से जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका ऑपरेटर्स है जो अप्लाई कर, उसको आपने तैयार करना है, ठीक है। क्या क्या चीजें उसमें देखनी है, दिस कंसिस्ट ऑफ असेंबलिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। सबसे पहले आपको तो इकट्ठा करना है ऑपरेटर्स को, टेस्टिंग एंड सेटिंग अप, कैसे उसको सेटअप करना है, ये सब चीजें उसमें प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेटर्स में आएंगी, ठीक है। व्हाट अदर वर्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल हीलिंग के लिए आप दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोथेरेपी, गैल्वेनिज्म, इलेक्ट्रिक हीलिंग थेरेपी, ठीक है, ये अदर वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको कुछ और बीच में कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ठीक है। असेंबलिंग ऑफ ऑपरेटर्स, अब हमने असेंबलिंग कैसे करना है ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑल द ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट्स नीडेड शुड बी असेंबल्ड इन सूटेबल पोजीशन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट यही है कि जो ऑपरेटर्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे करने हैं और सूटेबल पोजीशन में रखने हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली आप उसको अप्लाई कर सको। ये नहीं मान लो आपको पेशेंट ठीक करना है,
आपने पेशेंट ठीक करना है, यूएस लगाना है पेशेंट को, तो यूएस रखा हुआ है कहीं दूर जगह, तो बाद में आपको एट ए टाइम लाना पड़ेगा, जरूरत पड़े, ऐसे नहीं। सबसे पहले उनको पास ला के रखना है, असेंबल करना है और सूटेबल पोजीशन में रखना है ताकि आप इजीली अप्लाई कर सको, ठीक है। विजुअल चेक्स शुड बी मेड, ठीक है, विजुअल चेक शुड बी मेड नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड देखने आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोड में कहीं वायर वायर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोड में कहीं वो जो रबड़ इलेक्ट्रोड वो उतर तो नहीं रहे, ठीक है। लीड्स को चेक करना है, केबल्स को चेक करना है, प्लग्स में चेक करना है, पावर आउटलेट्स चेक करना है, स्विचेस चेक करना है, कंट्रोल चेक करना है, डायल्स एंड इंडिकेटर लाइट्स वगैरह सब चेक करनी है आपको, ठीक है। ऑपरेटर्स में सब चीजें ये चेक करनी है, ताकि मान लो, अगर एक चीज बताओ, अगर मान लो वहां पे एक सिंपल क्वेश्चन है, लाइट जो है वो नहीं जल पर, लाइट है मतलब वो लाइट खराब है, तो फिर क्या, इससे क्या चीज प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे को पता नहीं चलेगा चलिए ये या चली नहीं है चली, ठीक है, एक ठीक है, ग्रेट, चलिए या नहीं चलिए, इंडिकेशन के लिए ग्रेट। उसके बाद स्विचेस, आउटलेट्स, ये सब बेसिक्स हैं जो चीजें हमने असेंबल करनी है वहां पे, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, अब आपको ऑपरेटर्स को टेस्ट करना है, ठीक है। क्या जरूरत है इसकी? दिस इंक्लूड द सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स एंड एनी नेसेसरी टेस्टिंग ऑफ इट्स प्रायर टू द एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपको इसमें क्या करना है, आपको ऑपरेटर्स की सेटिंग करनी है और जो भी नेसेसरी लगे आपको टेस्टिंग, जो एप्लीकेशन लगाने से पहले और मॉड्यूलिटी लगाने से पहले आपको कोई भी ऐसा नेसेसरी स्टेप जो लगे कि टेस्टिंग करना है। फॉर एग्जांपल अगर यूएस की बात करूं मैं, अगर यूएस अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं हम, अगर आपको उसको चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो प्रायर टू द एडमिशन पेशेंट लगाने से पहले आप उस पर क्या करोगे, जो उसका हेड रहता है, हेड उसका गोल रहता है, उसके ऊपर आप पानी थोड़ा सा ड्रॉपलेट डालोगे और उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, ठीक है। अगर वहां पे बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स वो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका मशीन जो है सही है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तरीके हैं। ट्रीटमेंट शुड बी मेड ओनली व्हेन दीज हैव मेड बीन सेटिस्फैक्टरी, और ये तभी आपको ट्रीटमेंट अप्लाई देना है जब आपको लगे हाँ ये सब सही है, ठीक है, मशीन जो है बिल्कुल सही है, हम अप्लाई कर सकते हैं। When the physiotherapist tests the operators on its own body as needed in some, और दूसरा तरीका ये कि आपको पहले अपनी बॉडी पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इससे पेशेंट का डर निकल जाता है। लाइक SWD, लो फ्रिक्वेंसी करंट एटसेट्रा, ये चीजें सब आपने अप्लाई पे करके देखनी है। इट शुड बी डन इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट टू एलिवेट द fear फ्रॉम देम, ठीक है, उनसे डर भगाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको करके अपने पे देखनी पड़ेंगी। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर, मान लो एक ही पेन के 2 पेशेंट हो तो बार बार वो मॉड्यूलिटीज चेक करनी पड़ेगी हमें एक पे लगाने के बाद? नहीं करनी पड़ेगी आपको। मान लो आपने मॉड्यूलिटी एक बार आपने चेक कर ली, आपके पेशेंट वही 10 मिनट के आप टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट या 15 मिनट, आपको 2 बार जरूरत नहीं है चेक करने की। आपको कॉन्फिडेंस हाँ ठीक है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको लगे कि फॉल्टी कुछ हो सकता है तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक इसमें? ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सो बेसिकली डर निकालने के लिए एक याद रखना कि आपको सबसे पहले सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपने आप पे अप्लाई करके बताओ, पेशेंट कॉन्फिडेंस में आ जाएगा आपके, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट डरते हैं कि यार ये तो, वो ये समझते हैं कि ये हमें करंट लगा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली साइकोलॉजिकल पेशेंट की सबसे पहले यही होती है, क्योंकि जिनको बारे में इसकी जानकारी ना हो तो इस सबसे बेस्ट ऑप्शन आप अपने आप पे लगा के उनको दिखाओ कि देखो सर हम अपने आप पे लगा रहे हैं, देखना क्या हो रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ा क्या, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा पेशेंट जो है उसका डर निकल जाएगा। नेक्स्ट है सेटिंग अप। द ऑपरेटर्स इज सेट अप टू इंश्योर ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट एंड सेफ्टी, ठीक है। अब जब ऑपरेटर्स को सेटअप करोगे तो उसको सेट कर ताकि आपको जो ऑप्टिमम इफेक्ट चाहिए, मतलब लास्ट आपको इफेक्ट चाहिए उस हिसाब से सेट है ताकि वो इफेक्ट आपको मिल सके और वो सेफ्टी भी रहे, ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी ना क्रिएट करे, ठीक है, और वो सेफ्टी में भी रहे, ठीक है। जो आपको डिजायर अमाउंट ऑफ जो आपको ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट है इस हिसाब से उसको सेटअप करना है, ठीक है, और सेफ्टी भी उसकी बनी रहे। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, बेसिकली अब प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट कैसे करानी है? This has the major components like informed consent, explanation and examination and testing and positioning, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 चीजें देखी जाती हैं। नंबर 1 informed consent, explanation and examination and testing and position, ये तीनों को हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं बेसिकली।
अगर पहले हम बात करें इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में बात करें, बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज अप्लाइड द ड्यूटी ऑफ द थेरेपिस्ट इज टू अचीव इन्फॉर्म द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको कंसेंट किसको बोलते हो बेटा? कंसेंट किसको बोलते हो? कंसेंट किसको बोला जाता है अगर हिंदी में बोले हम तो? लिखित में लिया जाता है। क्लियर सर। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आपकी सुनाई, दोबारा से बोलो एक बार। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, और कोई स्टूडेंट? ओके, जस्ट आई विल टेल यू क्या होता है बेसिकली। क्या होता है? बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज अप्लाइड द ड्यूटी ऑफ द थेरेपिस्ट टू अचीव इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पेशेंट। उसके बारे में आपको बताना है उसका, प्रेफरेबली इन रिटर्न टू अंडरगो द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड रिस्क एसोसिएशन। आप जो चीज उस पर लगाने जा रहे हो, जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, उसको पूरा आपको लिख के उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है इसके साथ हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर है, ये सारी चीजें जो है आपको रिटर्न में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक मतलब जैसे होता है ना, जब आप क्लिनिक पे पेशेंट आते हो, आपने देखा होगा एक पेज पे बनाया जाता है पूरा उनका नाम, एज और सब चीजें, प्रोटोकॉल बनाना, प्रोटोकॉल जो Yes, पूरा sir. बनाया है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। ये कॉन्फिडेंस, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और दूसरा पेशेंट का भी। ठीक है, ये पूरा एक रिकॉर्ड बनाना है, मान लो रिकॉर्ड ही बनाना है आपको, तो आपको ये पूरी चीजें उसको जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो ये समझाना है उसको कि सर हम ये करने जा रहे हैं, इसके ये फायदे हैं और ये इसके रिस्क फैक्टर, ये सारी चीजें आपको रिटर्न में उसको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, यही चीजें लिखा है इन्फॉर्म कंसेंट में। ठीक है, बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज अप्लाइड द ड्यूटी ऑफ द थेरेपिस्ट इज टू अचीव इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पेशेंट, प्रेफरेबली इन रिटर्न टू अंडरगो द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। या तो आप अंडरगो रिटर्न में जो लिख के देते हो ताकि जो आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, आफ्टर एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड रिस्क, जो उसके साथ रिस्क एसोसिएशन हो रही है उनसे जो आपको पूरा ट्रीटमेंट दिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो था यहाँ तक। जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन आपसे अब करते हैं। हमारी क्लास 2 आवर्स की है, सो बेसिकली इसमें नितेश, यस सर। बेटा बेसिक गाइडलाइंस क्या है इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए? आप हिंदी में बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए? क्या मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? सर बोल आप। किसी भी पेशेंट को मशीन लगाने से पहले हमें उस मशीन के बारे में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। और अच्छा, ठीक। और इसके अलावा हमें वही ट्रीटमेंट करना चाहिए जिसका रिजल्ट हमें सही से मिल ठीक सके। है, मतलब हमें वही ट्रीटमेंट देना चाहिए जो हमें एविडेंस बेस हो, हमें हाँ कि इससे जो हमें परफेक्ट ट्रीटमेंट चाहिए वही देना चाहिए। ठीक है, ना कि हमें ट्रायल करनी चाहिए कि ठीक है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट पिंकी। यस सर। बेटा आप बताओ कुछ क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? इसमें मॉडलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। मतलब मॉडलिटीज, नॉलेज होना चाहिए जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके बारे में, पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उससे क्या हो रहा है, उससे पेन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। प्रकाश। यस सर। बेटा आप बताओ क्या चीजें हमें नॉलेज में होनी चाहिए, मशीन में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए पेशेंट पे अप्लाई करने से पहले? मशीन में उससे पहले उसकी पूरी चेकअप कर लेनी चाहिए, उसकी कोई खराबी तो नहीं है। ग्रेट, ठीक है। ओके, ठीक है। रजनीश, थैंक यू। रजनीश जी सर। मशीन के कौन कौन से पार्ट्स को हमें चेक करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग? कोई भी इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटी लगाने से पहले हमें क्या पार्ट्स चेक करने चाहिए उसमें? सर इंडिकेशन चेक करना चाहिए, वायर चेक करना चाहिए। ठीक है, ओके, ग्रेट। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है रोहित। यस सर। बेटा क्या फैक्टर्स हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी पेशेंट हमारे पास आए? क्या क्या जो उसकी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ें उसको बतानी है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे? क्या क्या होना चाहिए इसमें? उसे ट्रीटमेंट के बारे में सही से बताना चाहिए कि ऐसे होगा, इससे इतना रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें उसको समझानी है हमें। ठीक है, तभी जाके उसको थोड़ा मतलब उसको आप पे भरोसा होना चाहिए, तभी जाके वो आपसे इलाज करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सृष्टि। बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। सृष्टि आवाज आ रही है आपको?
आ रही है आवाज। अच्छा ये बताओ कि क्या क्या इन्फॉर्म कंसेंट में आपको क्या चीज उसको डिस्क्राइब करनी है? पेशेंट को पहले तो मशीन्स के बारे में इन्फॉर्म करना है पूरा, और उसके ठीक है। बारे में भी हमें पता करना है, पेशेंट के पास के बारे में और उसके बारे में, एज ठीक है। वगैरह वो सब। एज वगैरह पूरी हिस्ट्री वगैरह लेके, और उसके ऊपर मतलब जो भी चीजें हैं वो रिटन एक्सप्लेन करनी है आपको, बेसिकली जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो। ठीक है, ओके हाँ, और हम लोग वीडियोस भी बना सकते हैं उसके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है सुधांशु। यस सर। इसके अलावा बेटा बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या है? ये कुछ पॉइंट बता दिए सर। सर सबसे पहले तो अगर पेशेंट अपने पास आता है तो उसको हमें मतलब कि पहले तो कंफर्टेबल महसूस करवाना है, ठीक है। ठीक और है, दूसरा ये कि सर उसके अंदर कोई हिचक हो बीच में, वो उससे उसकी दूर करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो ताकि वो दूर करना है। ठीक है, ग्रेट। हाँ, तो बिल्कुल। तो क्या है, हम उससे मतलब एज ए डॉक्टर की तरह नहीं, एज ए फ्रेंड की तरह पूछेंगे, एक तो वो जो भी उसके तकलीफ रहेगी तो वो अपने को आसानी से बता पाएगा, तो ठीक हम है, उसका इलाज अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ओके जो भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस अगर यूज करते हैं तो उससे उससे पहले ओके, थैंक यू। उसके बाद बताना है उसके। हाँ, दूसरा पेशेंट को पॉजिटिव बनाए रखना है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ये सर। ठीक है, ओके। वर्षा, यस सर। तो आप बताओ व्हाट आर बेसिक गाइडलाइंस, इसके अलावा कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो? सर जो पेशेंट की बीमारी होती है पहले उसका एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो उसकी बीमारी है, ठीक है, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए हमें कि क्या है, क्यों हो जाए। ठीक है, ग्रेट। और उससे एज ए फ्रेंडली बात करनी चाहिए जिससे कि उसे लगे कि ये अपने मतलब कुछ अपने को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। ठीक है, ओके ओके, ग्रेट, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं आप। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? नेहा, मतलब आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आपको आवाज आ रही है? नेहा, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आप इसको स्टॉप करोगे उसके बाद मैं क्लास ले प्रेजेंट कर पाऊंगा। नेहा यादव, बेटा आप में से किसी के पास नेहा के से बात होती है या कांटेक्ट होता है, प्लीज उसको बोलो ये स्टॉप करेगा, तभी मैं आगे प्रेजेंट कर पाऊंगा क्लास, अदरवाइज मेरी क्लास प्रेजेंट नहीं होगी। उसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? हो गया, मैंने ओवरटेक कर लिया, जस्ट वो शायद नहीं कर रहे थे। हेलो सर। हाँ जी, बोलो बेटा। Sir, this is a new student for ओके BPT. It is first class of this. ओके ओके, थैंक यू। बेटा आपके क्या नाम है बेटा आपका? मिस्टर कोना। सर मेरा नाम पंकज कुदान है। पंकज कुदान, ओके बेटा, ग्रेट। आपने पहली क्लास है आप आज आपकी? हाँ सर, पहली क्लास है। ओके ओके, थैंक यू। चलो मैं आपका बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूँ इनका, अदरवाइज आपकी कल क्लास रिपीटेशन भी होगा आपका क्लास का, रिपीट क्लास भी होती है, तो आप आज का बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें से जो आपको समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना। अभी बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ। पंकज इज ठीक है, इज ओके, ठीक है, इज ओके। सर आवाज रिपीट हो रही है। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी नेहा बेटा बोलो। सर आपने भी पहले कुछ बोला था, मैंने तब सुना ही नहीं, एक बार फिर से बोलो। एक्चुअली मैं ये बोल रहा था आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही थी, वो मैंने स्टॉप करने के लिए बोला। ओके सर। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। हाँ ओके सर।
ओके ओके ठीक है, जस्ट मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके थैंक यू। तो बेसिकली हम बात जो कर रहे थे, आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये है कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर द इलेक्ट्रोथेरेपी। जो आपका सब्जेक्ट है बेटा वो इलेक्ट्रोथेरेपी है। इलेक्ट्रोथेरेपी मींस आपको इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज मशीन यूज करनी है पेशेंट को ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या हमारा बेसिक गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए मशीन लगाने से पहले, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हमें ये पता होनी चाहिए कि ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, उस बारे में पूरे ये मशीन कब लगेगी, तो ये सब चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, ओके। पंकज बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो, अदरवाइज थोड़ा आवाज ओवरटेक कर जाएगी। हेलो सर। हाँ जी पंकज आपको म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट कर देता हूं मैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज में म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास अटेंड नहीं हो पाएगी ऐसे पूरी। जितेंद्र। यस सर। क्लास विजिबल है, दिख रहे? यस सर। ओके ठीक है। सो इट इज एसेंशियल दैट द फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट का नेचर क्या है। ट्रीटमेंट का नेचर मीन्स जो मशीन आप अप्लाई करने जा रहे हो वो कैसा, उसको कैसा फील होता है लगने के बाद, आपको इलाज करने जा रहे हो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, इट इज एसेंशियल दैट द फिजियोथेरेपिस्ट एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट he is applying and the type of sensation of the patient will experience, ठीक है। पहले ये बताना है कि आप क्या करने, कौन सा ट्रीटमेंट उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो और जो मशीन लगाने जा रहे हो उसके बाद किस टाइप का सेंसेशन उसको फील होगा, ये चीज आपको उसको एक्सप्लेन करनी है। ये चीज आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप अपने पे पहले टेस्टिंग करोगे, ठीक है। सबसे पहले वो मशीन आपको अपने पे लगा के टेस्ट कर लेना है, ठीक है, कि इसमें इस टाइप की सेंसेशन आती है, तभी आप, सिंपल सी बात है कि आप तभी आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड द नीड टू रिपोर्ट इन द इवेंट ऑफ शी गेट एनी एब्नॉर्मल, अगर उसके बीच में कोई उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, तो वो आपको बताएगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट को पूरा एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि आप उसका जो नेचर, ट्रीटमेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, जो मशीन आप उससे अप्लाई करने जा रहे हो उसकी सेंसेशन कैसी आएगी। इसको अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले अपने पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो मशीन लगा रहा हूं उसकी सेंसेशन कैसी है, वो अपने पे अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको पेशेंट पे अप्लाई करनी है और उसको बताना है कि नॉर्मल है। अगर इसको बीच में आपको कुछ लगे कि उसको एब्नॉर्मल सेंसेशन लगे तो वो आपको बता देगा, ठीक है। इज इट ओके? एक्सप्लेनेशन में ठीक है बेटा? ओके यस सर। ओके नेक्स्ट है द डिटेल्ड डज ऑफ द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट शुड बी थॉरली एक्सप्लेन, ठीक है। जो आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो या नहीं कर रहे हो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना है थॉरली। फॉर एग्जांपल टू रिमेन स्टिल, नॉट टू टच द केबल्स, वॉलपेपर्स एटसेट्रा, ठीक है, वॉल पाइप्स एटसेट्रा। मीन्स जब आप कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आपने जब मान लो आपने जब कोई पेशेंट को SWD पे रखा है, ठीक है, तो तब आपको उसको ये बोलना है कि आपको जो केबल्स हैं, SWD की जो केबल्स हैं, जो तार वायर्स हैं, उसको टच नहीं करना है। जो वॉल पाइप्स हैं, मान लो आपस में कोई वहां पे उसके पास में कोई पाइप्स है, उसको भी टच नहीं करना है जब आप SWD लगा रहे हो, शॉर्ट वेव डायथर्मी, ठीक है। अगर लगाओगे तो क्या हो सकता है, मान लो गलती से टच कर गए तो क्या हो सकता है, करंट लग सकता है, करंट लग सकता है बेटा, ठीक है। बेसिकली तो ये चीजें आपको सब एक्सप्लेन करनी है उसको, ठीक है, कि आपको जब ट्रीटमेंट में हो, हम तो यहाँ तक होता है बेटा कि जितनी भी उसकी अगर कोई मेटेलिक उसके साथ कोई पार्ट है ना, मान लो इवन बेल्ट अगर है तो वो रिमूव करानी पड़ती है। इवन अगर देखा जाए ये अपना मोबाइल जितने भी ये सारी चीजें हमें उनसे लेके पहले साइड पे रखनी पड़ती है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को कि आपको जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा आपको किसी भी चीज को टच नहीं करना है, ओके। सर मोबाइल फोन से क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? रेडिएशंस, दैट इज द रेडिएशंस। देखो जब आप बात करते हो तो वो रेडिएशंस
99% तो ऐसा नहीं होता कि कॉज, बट एक प्रोटोकॉल है हमें कि हमें उसको अवॉइड करवाना है, ठीक है। ये हमारा बेसिक जो एथिक्स चलता आ रहा है कि मोबाइल फोन हमें यूज नहीं करवाना है, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन एंड टेस्टिंग। बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज अप्लाइड एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट इज मेड अवेयर अबाउट द ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे उससे पहले पेशेंट को उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। वही बात है, उसको समझाना बहुत जरूरी है। द थेरेपिस्ट मस्ट डू स्पेसिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो थेरेपिस्ट है उसको स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का। होल आर द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स इफ अवेलेबल शुड बी चेक। जितने भी मतलब आपने बोला ना, जितने भी उसके रिकॉर्ड्स हैं वो सब आपको चेक करने हैं, ठीक है। एंड द पार्ट टू बी ट्रीटेड टू फाइंड आउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द ट्रीटमेंट। और जो पार्ट आप ट्रीट करने जा रहे हो उसमें ये चीज देखनी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहां पे हम नहीं लगा सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स होता है कि ऐसे पार्ट जहां पे हम कोई भी मोटिलिटी वगैरह नहीं लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूं, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, मान लो किसी को छल्ला डला हुआ है। छल्ला समझते हो ना बेटा, पेस मेकर, या छल्ला आपको बोल सकते हैं जो हार्ट में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। वो जो पेशेंट होता है उसको बैक के एरिया या उसमें आपको टेंस नहीं लगाना है। विथ मे भी चांसेस होते हैं 90% के वो उसमें करंट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, तो ये प्रिवेंट हो जाए। इसीलिए ये चीजें आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन वहां पे उसको देखना है, उसको पार्ट को थॉरली चेक करना है। मैं बोला आप कोई पार्ट चेक कर रहे हो उसमें कैंसर का कुछ ऐसा ग्रोथ सेल हो तो ब्लड ग्रोथ हो उसकी हो तो वो रेप्सी या वो कोई वाउंड हो, ये सब चीजें चेक करनी है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देना है। तो एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग में यही है कि बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज अप्लाइड एंड आफ्टर द पेशेंट इज मेड अवेयर अबाउट इट। कोई भी ट्रीटमेंट आप अप्लाई करो उससे पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। पेशेंट को स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करना थेरेपिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एग्जामिनेशन आपको नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि हम ऑर्थोपेडिशियन से जब कोई पेशेंट रेफर करता है ना, तो याद रखना ऑर्थोपेडिशियन जब कोई पेशेंट रेफर करता है वो उस पर सीधा लिख देता है SWD लगानी है, IFT लगानी है एंड एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। अब SWD आपने लगानी है, मतलब आपको बैक के रीजन में लगानी है, तो आपको वहां चेक करना है पहले, ठीक है, कि इसमें यहाँ पे कोई कट वट तो नहीं है, कोई बॉन्ड तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वो नहीं बताएगा, ये चीज आपको चेक करनी है वहां, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो आपने गलती से उसने बता दिया लगाना है, आपने लगा दिया, तो वो बर्डन आप पे आएगा, वो बाद में आपसे पूछा जाएगा, वो उससे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप उसको ट्रीट कर रहे थे उस टाइम, आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब चीजें चेक करनी। ओके, दिस इंक्लूड टेस्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन ओवर द ट्रीटमेंट एरिया ऑफ पेन। इसमें क्या करना है आपको, सेंसिटिविटी भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो भी चेक करनी है स्किन की, जहां पे जो एरिया आप ट्रीट करने जा रहे हो पेन के लिए, एज वेल एज थर्मल सेंसेशन। जैसे थर्मल सेंसेशन मीन्स हीट सेंसेशन वगैरह सब चेक करना पड़ेगा। पेशेंट रिसीविंग रेडियोथेरेपी रिक्वायर्ड स्पेशल कंसंट्रेशन। अब रेडियोथेरेपी कौन से पेशेंट लेते हैं बेटा? कोई बताएगा रेडियोथेरेपी कौन से पेशेंट्स को दी जाती है? किसी को भी नहीं पता रेडियोथेरेपी किस पेशेंट को दी जाती है? बेटा कैंसर पेशेंट का नाम सुना है? कैंसर स्टेजेस, यस सर, वही पेशेंट है, उनको बेसिकली रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल उनमें किया जाता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस रेडिएशन की वजह से जो वहाँ का एरिया हो वो एरिया वीक हो चुका हो, तो वो और ज़्यादा फर्दर ट्रबल क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। तो उस चीज़ों में हमें स्पेशल इंटेंशन देनी पड़ेगी। स्पेशल कंसंट्रेशन मीन्स वही है कि आपको उस एरिया को थॉरली चेक करना पड़ेगा। ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी टू बी irritated skins are considered contraindicated for the period of 6 months in most of the modalities after the irritation। अगर किसी को रेडिएशन, अगर मान लो किसी इरिटेटेड स्किन है, मतलब कुछ इन्फेक्शन है किसी को, तो आपको उसके लिए 6 महीने तक आपको स्किन को, अगर कंडीशन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपको उसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये तो बेसिक आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो स्टूडेंट्स तो प्लीज मैं आपको आंसर देता हूँ, पूछो यहाँ तक के क्वेश्चन को। सर जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया उसको रिपीट कर दो एक बार। ओके ओके ओके, श्योर श्योर, जस्ट 1 मिनट। सो बेसिकली जो हमारा टॉपिक था आज का, बेसिक गाइडलाइंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। मतलब ऐसी क्या गाइडलाइंस है हमारी, क्या गाइडलाइंस देनी चाहिए
जब हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी है उसमें। नंबर 1, द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रोमोडलिटीज टू द पेशेंट। जो हम आप आगे पढ़ने जा रहे हैं ये पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं बिफोर इलेक्ट्रोथेरेपी मोडलिटी अप्लाई करने से, पेशेंट को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वेदर द इंटेंडेड इफेक्ट कैन बी अचीव बाय दिस मीन, जो आपको इफेक्ट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मीन्स आपको जो चीज ठीक करनी है, जिस चीज को आपने जो सोचा है, जो अचीव करने जा रहे हो, वो ट्रीटमेंट उससे अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज आपका ट्रीटमेंट कोई बेनिफिट नहीं होगा। मान लो आपको जिस मकसद के लिए वो मशीन लगा रहे हो तो वो पूरा नहीं हो तो क्या मतलब है, ठीक है। तो वही चीज आ रहा है, जो मशीन मोडलिटी आप यूज कर रहे हो, जो इफेक्ट अचीव करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो अचीव हो जाना चाहिए, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। It should be remembered that in certain situation the effect of the treatment is achieved immediately। मतलब ऐसी हमेशा याद रखना, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो सिचुएशन जो ट्रीटमेंट का जो हमारा इफेक्ट है एकदम जल्दी मिल जाता है, हमें जो इमीडिएटली अचीव रिफेक्ट मान सके। एग्जांपल पेन रिलीफ, पेन कम हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग ऑफ हीट, आइस एंड टेंस। मान लो अगर जब आप कोई हीट को अप्लाई करते हो या आइस करते हो, टेंस ट्रांसक्यूटिंग उसमें पेन इमीडिएटली कम हो जाता है। क्यों ऐसे? अगर पेन रिलीफ की बात करूं मैं, अगर मान लो किसी को रिसेंट इंजरी हुई है, मतलब रिसेंट इंजरी, उसमें अगर आइस लगाओगे तो उसमें पेन कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी, अगर किसी को लंबे बॉडी में कोई जकड़न हो रही है, कोई मांस इकट्ठा हुआ है 2-3 महीने से, तो आप अगर उस पर हीट लगाओगे तो उससे थोड़ा दर्द उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज कहते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, मतलब कुछ याद रखना, सर्टेन सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे इफेक्ट जल्दी मिल जाता है। Whereas in other cases the effectiveness comes after a long period of application of modalities। और अगर देखा जाए कुछ और केसेस में क्या होता है, जो ट्रीटमेंट का इफेक्टिव वो आता है बट काफी अरसे बाद मिलता है उसका रिजल्ट, ठीक है। फिजियोथेरेपी स्लो प्रोसेस है, याद रखना, नॉट ए मेडिसिन नहीं है कि एकदम से आपको तुरंत रिलीफ मिले, इसमें टाइम लगता है। टाइम पीरियड अभी भी मैंने आप बताया, किसी को एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड मत दे देना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि सर आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ना कि 7 दिन या 5 दिन या 6 दिन, ठीक है, ऐसे मत दे देना, ठीक है। अदरवाइज 5-6 दिन बाद अगर पेशेंट का ठीक नहीं हुआ तो वो आपके क्वेश्चन क्रिएट करेगा। सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड। जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के साथ, जो ट्रीटमेंट है उसके साथ, वो भी कंसीडर करने हैं आपको, ठीक है, वो भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। अगर पेशेंट सेफ है तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे, ध्यान रखना। The therapist should be able to take a clinical decision on the selection of modalities with the supportive evidence behind। जो थेरेपिस्ट है उसको जब वो क्लिनिकल डिसीजन जो मॉडलिटी सेलेक्ट कर जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, उसके पास एक एविडेंस होना चाहिए। सपोर्टिव एविडेंस मींस या तो उसने पहले से पेशेंट ठीक किए होने चाहिए उस ट्रीटमेंट से, उस मॉडलिटी से, या फिर उसके बारे में उसको पूरी थॉरली नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए कि हाँ ये मशीन जो है इस केस में इफेक्टिव है, ठीक है। अदरवाइज अगर पता नहीं है तो वो चीज नहीं अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है, आधी अधूरा काम नहीं करना चाहिए। सो दैट नो अनडिजायरेबल इफेक्ट इज प्रोड्यूस एंड द बेस्ट रिजल्ट इज अचीव, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो रिजल्ट, मान लो कोई ऐसा अनप्लीजेंट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा अगर आपको पूरी नॉलेज होगी उस मशीन के बारे में, ठीक है, और आपको बेस्ट रिजल्ट भी जो है उससे मिल जाएगा। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट, each modalities has its potential danger and contraindication। तो जैसे कि हमें पता है कि हर एक मशीन का अपना फायदा भी है, नुकसान भी है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कुछ ऐसी जगह जहां पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। सो नो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, ठीक है, उसमें केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है विदाउट अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दिस फैक्टर। अगर आपकी इस नॉलेज के कोई फैक्टर, इन फैक्टर के बारे में अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपको उसको ट्रीटमेंट नहीं देना है। मतलब आपको कोई मशीन के बारे में पता ही नहीं है तो आप वो अप्लाई ही नहीं करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड एडिक्वेट प्रिकॉशन शुड बी एक्सरसाइज टू कीप द डेंजर अवे। और जो हमें जितना हो सके हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि हम डेंजर्स को दूर रख सकें। वेदर द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट सिलेक्टेड इज बेस्ट, उसके बाद जो आप ट्रीटमेंट मेथड सिलेक्ट कर रहे हो वो सोचो कि वो सही है कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं, बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएट क्लिनिकल रीजनिंग। वो एक अप्रोप्रिएट नॉलेज पे होना चाहिए, क्लिनिकल रीजनिंग पे होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी इन टर्म में देखना पड़ेगा पेशेंट को, थेरेपिस्ट टाइम और कॉस्ट, ये सब चीजें आपको उसमें कंसीडर करना है। मान लो कोई पेशेंट जो है इकोनॉमिकली वीक है तो वो आपका ट्रीटमेंट एफर्ट नहीं कर पा रहा, तो वो भी एक फैक्टर हो जाएगा जो कि आपकी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आप इकोनॉमिकली जो लोग वीक हैं तो वो फिर आपके पास नहीं आ सकते। तो ये सब चीजें आपको
कंसीडर करनी है। ओके बेटा, और कहां तक था नेक्स्ट, कहां तक नहीं पढ़ा था? हाँ सर यहाँ ओके, और कोई स्टूडेंट? बेटा आप क्वेश्चन ओपन करो। पंकज, यस सर, करता हूँ क्वेश्चन ओपन। क्वेश्चन पंकज बेटा, आपको सभी जितनी क्लासेस हैं आपकी, जो कल से रिवीजन क्लासेस होंगे, आपको सबको क्लास में वो आपको अटेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है? आपका सिलेबस 0 से स्टार्ट होगा। ओके ठीक, ओके सर। ओके सृष्टि, वो आपने कुछ पूछना है? नो सर, मैंने तो IMCRP कर लिया। ओके थैंक यू, जिसने कर लिया कोई इशू नहीं है, ठीक है? जिसने नहीं किया वो क्वेश्चन आस्क कर सकते। सर करते हैं रुको। ओके ओके ठीक है, ओके। सर मेरा एक अदर सवाल था, बताओगे क्या आप? हाँ पूछो पूछो बेटा, अगर आप मेरे को बता, क्यों नहीं बताएंगे? ओबीसीएम के बारे में बता दो सर थोड़ा सा। किसके बारे में? ओबीसीएम मशीन आती है ना, पेशेंट को ओबीसी, पेशेंट को पहले ओबीसीएम क्यों देते हैं? ओबीसीएम मशीन कौन से बेटा, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, स्ट्रिक्टली बताऊं, नहीं नॉलेज, पूरा बता, मुझे नहीं पता इसके बारे में। वाइब्रेशन मशीन आती है ना, ओबीसीएम। वाइब्रेशन, वाइब्रेटर? हाँ हाँ, ओबीसीएम बोलते हैं। अच्छा ओबीसीएम कौन सी कंपनी का बेटा ये पता नहीं कंपनी तो ये अच्छा ओबीसी मशीन बेसिकली वो किस लिए दी जाती है बेटा? ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इंप्रूव कराने के लिए। बेसिकली जितनी वाइब्रेटर मशीन जितनी भी आ रही है ना, जितनी भी आप ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं ना, ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कराने के लिए दी जाती है, ठीक है? अगर आदमी को किसी का सेंसेशन इंप्रूवमेंट है, उसके लिए यूज की जाती है सारी, सर्कुलेशन इंप्रूव कराने को। ये किसी भी पेन में नहीं, बेसिकली किसी पर्टिकुलर पेन के लिए नहीं दे जाती, या फिर दो, एक ये मेडिकली, एक अब ये आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये दो टर्म की आती हैं, एक तो सिंपल वाइब्रेटर मशीन आती है जो कि घर में भी यूज की जा रही है, ठीक है? एक आती है मेडिकल, जो सिर्फ डॉक्टर जो पर्टिकुलर पार्ट को ट्रीट कर रहा है उसके हिसाब से वो आती है। एक आती है जो जनरल यूज की जाती है, जो कि घर पे भी हर कोई पेशेंट यूज करता है, वो उसको बॉडी मसाजर भी बोलते हैं, ठीक है? वो सिर्फ पूरी बॉडी के वाइब्रेट करने के लिए, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो कि आजकल मार्केट में मिल रही है। वो दूसरी जो है पर्टिकुलर पेन्स के लिए अलग अलग यूज होती है बेटा, किसी भी पेन के लिए नहीं दी जाती है ऐसा। सर ये ज्यादातर वो पैरालिसिस पेशेंट को दी जाती है क्या? बेटा पैरालिसिस पेशेंट को मेरे ख्याल में तो इतना ज़्यादा नहीं दिए जाती, मेरे ख्याल में उन पेशेंट को ज़्यादा दी जाती है जिसका स्किन इम्पेयरमेंट हो। स्किन इम्पेयरमेंट मतलब जिसमें सेंसेशन हो बट कम चाहता हो, उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इसका, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर जाए, उनका सेंसेशन वापस आ जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई स्टूडेंट बेटा? सर मुझे ये पूछना था जी, जो मैंने नोट्स किए हैं ना जी वो इंग्लिश में किए है ना? जी जी, अब मैंने उनको समझने के लिए हिंदी में लिख लिया, ठीक है। तो मैं पूछ रही थी कि कॉपी चेक होएगी क्या, मतलब आप चेक करोगे क्या? अगर बेटा बिल्कुल चेक करेंगे, अगर आपको अभी अब तो भेज नहीं सकते, अगर फर्स्ट के बाद कॉलेज चेक होता है, आपको कॉलेज खुलता है तो आप कभी भी चेक करा सकते। वैसे मैं तो कॉलेज में ही होता हूँ, 20 मैं यहाँ पे 4 बजे तक बैठा रहता हूँ, सुबह 9 से 4 PM में यहीं होता हूँ, और फिर भी जब कॉलेज